नमस्ते साथियों। इस टॉपिक के अंदर हम मेडिसिन के क्लिनिकल मेडिसिन पार्ट के अंदर हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों का अध्ययन हम करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं रुमिनल टिम्पनी, मास्टाइटिस और विभिन्न अंग तंत्रों से संबंधित बीमारियों का हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं हम रुमिनल टिम्पनी से, अर्थात आफरा, जिसको हम कहते हैं। तो आफरा क्या होता है कि रूमन और रेटिकुलम में गैस बढ़ने के कारण अत्यधिक फूल जाना जो है वो आफरा कहलाता है। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, गैस दो प्रकार से हो सकती है। तो उसके बनने के कारण के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहला है प्राथमिक। इसमें क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में जानवर ने प्रोटीन युक्त आहार अर्थात लेग्यूमिनस आहार, हरा चारा खा लिया हो या फिर अनाज, रोटियां इत्यादि, दाना इत्यादि खा लिया हो, तो रूमन में बहुत अधिक मात्रा में गैस बनने लगती है। क्योंकि प्रोटोजोआ है रूमन में गैस बनाते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से तो गैस बाहर निकलती रहती है डकार के साथ, जिसे हम इरेक्टेशन कहते हैं। लेकिन जब अधिक मात्रा में गैस बनती है तो डकार के साथ वह बाहर नहीं निकल पाती। तो इस क्रिया को हम प्राथमिक प्रकार का रूमिनल टिप्पणी कहते हैं, प्राथमिक टिप्पणी कहते हैं, प्राइमरी टिप्पणी कहते हैं। अगला हम देखें द्वितीयक। पशु के गले में क्या होता है कि बहुत बार जो पशु है जो कि चारा खा रहा है और उसके गले में बहुत बार जो है, उसके गले के अंदर बहुत बार कोई बॉल फंस जाती है। इस तरह से गले के अंदर कोई बॉल फंस जाए तो रूमन से जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, बॉल फंस जाएगी। इसलिए जानवर को जो आफरा आ रहा है तो उसके आफरा अर्थात जब गैस भर गई है तो वो बॉल फंस जाती है, या बाटी फंस जाए, या कोई फूल गोभी का बड़ा फूल गोभी या कोई बड़े फल इत्यादि फंस जाए, तो रूमन की गैस जो है वो बाहर नहीं निकल पाती। इस कारण से क्या होता है कि गैस अंदर रह जाती है। तो इसे हम सेकेंडरी टेम्पनी कहते हैं। अच्छा, ये इरेक्टेशन किसी और कारणों से भी रुक सकता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं वो है वैगल इंडाइजेशन, या डायफ्रेगमेटिक हर्निया, या ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस। ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस भी इसको कहते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो क्या होता है कि वेगल इंडाइजेशन में क्या होता है कि वेगस नर्व के अंदर डैमेज होने से या वेगस नर्व के इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि यह रूमन जो होता है उसकी सामान्य प्रक्रिया में जो इरेक्टेशन की जो क्रिया होती है वो नहीं हो पाती। इस तरह से डायफ्रेगमेटिक हर्निया में क्या होता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी और जो थोरैक्सिक कैविटी है, तो उन दोनों का जो पार्टीशन होता है वो डायफ्राम के थ्रू होता है। और रेटिकुलम जो होता है वो डायफ्राम के बिल्कुल नजदीक होता है। तो वो रेटिकुलम जो होता है वो डायफ्राम को कट करके और डायफ्राम के इस तरफ आ जाता है, डायफ्राम की उल्टी दिशा के अंदर आता है, अर्थात फेफड़ों की तरफ चला जाता है। तो इस क्रिया के अंदर क्या होता है कि जो रास्ता होता है रूमन और रेटिकुलम का जिससे कि गैस बाहर निकलती है, तो वो रास्ता डायफ्रेगमेटिक हर्निया के कारण बंद हो जाता है। और ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस के केस में भी इसी तरीके से होता है, क्योंकि ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस के केस उसे कहते हैं जब रेटिकुलम के अंदर कोई कील या कोई धारदार चीज फंस जाती है और रेटिकुलम फट जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि रेटिकुलम के फटने के कारण गैस बाहर नहीं निकल पाती, गैस प्रॉपर रूप से गले से नहीं निकल पाती है। तो इन सभी चीजों को भी द्वितीयक प्रकार की टिप्पणी कहा गया है। ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस, डायफ्रेगमेटिक हर्निया और वेगल इंडाइजेशन के अंदर रिकरेंट टिप्पणी रहती है, अर्थात जो टिप्पणी आती है थोड़े समय तक रहती है, वापस आती है, वापस जाती है, और इलाज करते हैं ठीक हो जाती है, वापस आ जाती है, वह हमेशा बनी रहती है। इसका इलाज हम देखें तो सबसे पहला है, इलाज के अंदर हम देखते हैं कि गैस पकाने वाली हम औषधियाँ देते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मीठा तेल और तारपीन का तेल काम में लिया जाता है। तो मीठा तेल 400 ml, तारपीन का तेल 50-60 ml को लेकर मिलाकर उसको ओरल दे दिया जाता है। इसके साथ में हम देखते हैं गैसांतक दवाइयाँ दी जाती है, जैसे हींग जो कि कार्बोनेटिव होता है, ये दी जाती है। इसके अलावा डी मिथाकोन और सी मिथाकोन प्रिपरेशन जो कि ब्लॉटोसिल, ब्लॉटोनिल इत्यादि दवाइयों के अंदर टायरेल इत्यादि उपलब्ध होते हैं। ये सभी झाग को बाहर निकालने वाली गैस है। साथियों, आगे हम अध्ययन करते हैं मैस्टाइटिस का। तो मैस्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे जानवर जो मुख्य रूप से काम होता है दूध के लिए, तो उसका दूध उत्पादन नष्ट कम पड़ जाता है। तो इसको थनैला रोग कहते हैं। इसके कारक देखें तो कारक की लिस्ट बहुत ही लंबी है, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के द्वारा ये फैलाया जाता है। इम्पोर्टेंट हम यहाँ बात करें तो बैक्टीरिया में सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। और वायरस की बात करें तो फुट एंड माउथ डिजीज का वायरस जो कि एप्थो वायरस होते हैं, और काउ पॉक्स, हर्पीज वायरस जो पॉक्स वायरस जो होते हैं उनके कारण जो है फैलता है। आगे हम देखते हैं फंगस। फंगस भी फैलाते हैं, जैसे एस्परजिलस और कैंडिडा, ये फंगस जो है वो मैस्टाइटिस फैलाते हैं। इम्पोर्टेंट एक और है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा से भी मैस्टाइटिस होता है।
और लक्षण इसके देखें तो एक्यूट फॉर्म के अंदर लक्षण क्या होते हैं कि इसके अंदर तीव्र बुखार आता है और उसके थनों में सूजन हो जाती है। और शुरुआत में सूजन थोड़ी रहती है, लाल-लाल रहता है। धीरे-धीरे उसके अंदर देखने लगता है कि दूध के अंदर पीलापन आ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन दूध में हो जाता है तो दूध के अंदर पीलापन आना शुरू हो जाता है और दूध जो है थक्कों के साथ बाहर आना आता है। दूध के अंदर ऐसा मलाई के रूप में गाढ़ा हो जाता है और दूध निकालना भी मुश्किल होता है। क्रोनिक फॉर्म के अंदर हम देते हैं तो उसके अंदर सूजन नहीं रहती है और जो सूजन होती है वो थन बहुत सारे कठोर हो जाता है और थनों में फाइब्रोसिस होना शुरू होता है। धीरे-धीरे इसका अगर इलाज नहीं किया होता तो थन जो है गैंग्रीनस होकर सड़ने लग जाता है। फिर बाद में इनकी सर्जरी करनी पड़ती है। रोग निदान के अंदर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सीएमटी, कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट किया जाता है। इस कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट के अंदर कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस रिएजेंट होता है, उसको हम डालते हैं, दूध के अंदर मिलाया जाता है और दूध क्या होता है कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार का इस तरह से एक प्लेट होती है जिसके अंदर 4 प्रकार के 4 प्याले होते हैं। उन चारों प्यालों के अंदर दूध की स्ट्रिप डाली जाती है। पहले इनमें कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस जांचने के लिए रिएजेंट डाल दिया जाता है, सीएमटी रिएजेंट देते हैं। फिर दूध की इसके अंदर धार डाल दी जाती है चारों चनों की। अगर दूध इसमें जाड़ा हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर मैस्टाइटिस हो सकता है। ये एक तरह से प्री क्लिनिकली जो है मैस्टाइटिस नजर आने से पहले टेस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह से लिटमस पेपर को काम लिया जाता है जब दूध क्षारीय होने लग जाता है, क्योंकि दूध के अंदर कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है तो लिटमस पेपर क्षारीय हो जाता है और हरा हो जाता है और दूध जो है क्षारीय होने के कारण लिटमस पेपर का रंग चेंज हो जाता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया जाता है और विशेषकर अपन देखें तो माइकोप्लाज्मा के केस में हम टाइलोसिन दवाई का हम उपयोग करते हैं। ये टाइलोसिन जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। दूध को थनों से बाहर निकालने के लिए हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी उपयोग करते हैं, जिससे जो खराब दूध है वो सारा एक बार नितार लिया जा सके।